नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन यानी कि 20 तारीख को बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुए हैं और आपको मालूम है कि ये 5 सीटें हैं सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सारण से बीते दिन जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों ने सभी को हिला कर रख दिया है, सभी को परेशान कर दिया है। आपने देखा होगा कि उस वीडियो में किस तरह से भिड़ंत हो गई कार्यकर्ताओं के बीच। आपने देखा होगा कि गोलियां भी चली, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, एक शख्स की मौत भी हो गई है, यानी कि जमकर हंगामा हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीते दिन सारण में क्या हो गया था, क्यों इस कदर हंगामा मच गया था? देखिए, सारण में जो 5वें चरण का मतदान हो रहा था 20 तारीख को, तो वह उसी क्रम में वहाँ पर भी मतदान हो रहा था और जी, सभी बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा था। और वहाँ पर जैसे सबको मालूम है कि राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पर सिटिंग सांसद हैं, पूर्व एनडीए के के प्रत्याशी हाँ, भी एनडीए हैं। के प्रत्याशी हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात ये है, नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं और इधर से रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं, वह चुनाव लड़ रही थी। तो वो निश्चित रूप से इस लिहाज से वह सीट पर पूरे देश की नज़र थी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी लड़ रही हैं, राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं, तो यह नज़र पे थी वो सीट। और रोहिणी आचार्य कल जो सब जैसे सारे सारे प्रत्याशी घूमते हैं, हर मतदान केंद्र का जायजा लेते रहते हैं दिन भर घूम घूम करके, तो उसी क्रम में रोहिणी आचार्य भी भिखारी ठाकुर चौक है सारण में, जो सारण लोकसभा क्षेत्र के बने, तो वहाँ बूथ नंबर 118 और 119 है। तो उस बूथ पर जब रोहिणी आचार्य गई तो देखा कि एक शख्स वहां पर था। तो वो रोहिणी आचार्य ने मना किया, तो तुमने वोट डाल पूछा, पूछते हुए कि उनके साथ भोला यादव भी जी जी जी। तो वो थे। तो वो पूछा कि क्या आपने वोट डाल दिया, तो उसने बोला वोट डाल दिया। तो फिर वो रोहिणी ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए। तो इतने कहने के बाद वहां पर वो वो लोग जो थे जिनको कहा गया कि आप जाइए, वो लोग नारेबाजी करने लगे, जय श्री राम, इस तरह से जो वोटिंग होने हाँ लगी। हुटिंग होने लगी, जिसको वही जो शब्द होता है। तो वो इस तरह से, और तो फिर रोहिणी आचार्य पीछे जो उनके साथ में सिक्योरिटी वाले थे या जो भी तो पुलिस पर्सनल थे या फिर बूथ पर जो लोग थे, वो लोग फिर आए और उसके बाद से जाने लगे। इसी बीच में रोहिणी आचार्य के भी समर्थक वहां पर जुट गए जी। और वही बवेला मच गया। उसके हम्म। बाद से दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी जी। लोग आने लगे, जाने लगे और फिर उसके बाद से पथराव होने लगा। पथराव हुआ, कुछ दूर तक पथराव हुआ बूथ के बाहर। आप देखिएगा कि कुछ दूर तक आपको रोड़ा पत्थर चला। कल हम लोगों ने इस बात को कहा भी था कि पथराव की घटना हुई है वहाँ। उसके बाद से पुलिस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर लाठीचार्ज भी हल्का फुल्का इस तरह से कुछ हुआ। उसके बाद से फिर वो कुछ लोग घायल भी हुए, दो लोग, 3 लोग घायल होने की बात कही जा रही है, उसमें एक की मौत भी हुई है। तो यह बात आ रही है और 2 लोग फरार हैं, 2 लोग को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया है। हिरासत में ले लिया हाँ, गया तो है। यह सब बातें खबर, और वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, ताजा अपडेट है कि पुलिस वहां पर हम्म। जो भिखारी ठाकुर चौक है उसके आसपास का जो पीओ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जी। तो वहां पर पुलिस जो है सो कैंप की हुई है। अतिरिक्त एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। एसपी खुद वहां पर नजर बना रहे हैं, एसडीओ सब, तो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन उस ओर है। लेकिन अभी भी वहां पर माहौल जो है सो ठंडा नहीं हुआ। ठंडा नहीं, जैसे तो सरकारी भाषा में कहें कि शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में, यह सरकारी भाषा होती है। तो वह स्थिति ऊपर से तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन अंदर से उबाल है दोनों ओर से, दोनों ओर से उबाल है। और यह उबाल माने अभी तो तत्काल मान लीजिए हो जाएगा कि इंटरनेट बंद कर दीजिए या 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद हाँ, कर दी गई। तो यह सब स्थानीय प्रशासन तो प्रिकॉशन ले रहा है, बट ये
कितने देर तक चलेगा यह देखने वाली बात है, और कहीं न कहीं जो टेंशन तनाव बना हुआ है वह भारी बवेला मचेगा इस पर। भारी बवेला मचेगा। देखिए रोहिणी आचार्य का भी रिएक्शन आ गया है, रोहिणी आचार्य की भी प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने साफ-साफ कहा कि वहां पर लोग डरे हुए हैं। ये तक कहा रोहिणी आचार्य ने कि उन्हें गालियां भी दी गई थी। देखिए, निश्चित रूप से किसी की बहन-बेटी हो उसको आपको अपशब्द तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप विरोध करिए, आपको विरोध करने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन आप ईंटा-पत्थर, बवेला मचाइए, ये करिए, वो सब नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ होता रहा, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? ये तो सवाल लोग यही पूछ रहे हैं, आपसे, हमसे, तमाम लोग से यही पूछ रहे हैं कि इतना बवेला मचा और इतनी तैयारी माने एडमिनिस्ट्रेशन की थी कि पीसफुल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने की, तो फिर ये इस तरह का बवेला तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, वो भी वहाँ पर। तो यह सवाल तो बनता है निश्चित रूप से। लोग जो पूछ रहे हैं, सारण की जनता पूछ रही है, या रोहिणी पूछें या भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले, लेकिन यह किसी भी स्तर से अगर प्रोवोक किया गया, अब जैसे कहा जा रहा है कि वो जानबूझ करके वह सीन क्रिएट किया गया कि इस तरह से बूथ को डिस्टर्ब करा दिया जाए, माने किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, या भाजपा के पक्ष में हो या महागठबंधन के पक्ष में हो, तो यह चीज तो नहीं होना चाहिए। यह चीज लोकतंत्र के लिए कहीं भी अच्छा और बेहतर नहीं हो। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए कम से कम ये चीज ठीक नहीं होती, ये चीज सही नहीं होती है। चलिए अब हम, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि 5 सीटों पर बीते दिन मतदान हुए हैं, एक-एक करके हम तमाम सीटों की चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग मुजफ्फरपुर से। क्या लग रहा है रवि जी, मुजफ्फरपुर में किसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है? देखिए, स्थिति निश्चित रूप से वहां पर राजभूषण निषाद की मजबूत स्थिति दिखाई पड़ रही है। मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, राजभूषण निषाद मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, और अजय निषाद जितना फाइट उनको देना चाहिए था, जो या उनके तरफ से, उनकी पार्टी, उनके अलायंस, उनके गठबंधन की ओर से होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं पड़ा है। मतलब कि मुकेश सहनी के भी आने से कोई खास फायदा होता दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अजय निषाद को जो हैं कांग्रेस से वहाँ उम्मीदवार, उनको सिर्फ मुकेश सहनी के वोट से फायदा नहीं होगा, उनको तमाम वोट चाहिए था, तभी उनको फायदा होता। तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से राजभूषण निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से उनको वहां पर वोट तो वहां कास्ट हुआ है उनके पक्ष में, इसमें कहीं कोई दो मतलब मत। कि उनका अपर हैंड दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अपर हैंड है। आप देखिए उठा करके, और जो कहा जा रहा था कि अजय निषाद को मुन्ना शुक्ला के आने से लाभ होगा, वह भी लाभ नहीं होता हुआ दिखाई, वो भी लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे बिल्कुल रहा है। नहीं। मुन्ना शुक्ला के आने से कोई लाभ नहीं हुआ अजय निषाद को। जी, इतनी बात तय है। इतनी बात तय है। चलिए अब हम दूसरी सीट का जिक्र कर लेते हैं, और दूसरी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है मधुबनी की सीट। और हमें पता है कि मधुबनी में आमने सामने कौन कौन पहलवान थे, यानी कि एक तरफ थे अली अशरफ फातमी, तो दूसरी तरफ थे अशोक यादव। क्या लगता है रवि जी, क्या हुआ है मधुबनी? देखिए, मधुबनी में निश्चित रूप से अली अशरफ फातमी ने बहुत मजबूत टक्कर दी है अशोक यादव को। जबरदस्त फाइट दे दी है। जबरदस्त फाइट दी है वहां पर। इसको मैं, अब तो ये 4 तारीख को ही खुलेगा तो पता चलेगा समरीन की क्या है, क्या टक्कर दिया, नहीं दिया, हल्का दिया टक्कर की मजबूत दिया। लेकिन अली अशरफ फातमी ने बहुत चतुराई के साथ, जो पूरी सूझबूझ के साथ चुनाव लड़ा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और कहा जा रहा है कि जो उन्होंने चतुराई वाली बात की, जो हम लोग बात गारंटी की बात कही, और जो सबसे फॉर्म फिलअप करवाया, इसको लेकर के ही वह उनका एज बनता हुआ वहां पर दिखाई पड़ा है। और निश्चित रूप से वहां पर अशोक यादव, जो हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं, उनको वह पीछे ढकेलते हुए नजर आए। पीछे ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फातमी जी की गारंटी ऐसा लगता है कि काम कर गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मधुबनी में उनकी गारंटी काम करती हुई अब तक दिखाई दे रही है। बिल्कुल। चलिए अब हम तीसरी सीट की चर्चा करेंगे, और तीसरी सीट है सीतामढ़ी की सीट। एक तरफ अर्जुन राय है और दूसरी तरफ मैदान में है देवेश चंद्र ठाकुर। क्या हुआ, क्या लगता है सीतामढ़ी में क्या? देखिए, सीतामढ़ी की सीट को बहुत कलरफुल बनाने का प्रयास किया गया। कई एंगल से उसको देखिएगा कि पिछड़ा बनाम अगड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा, वैसे नहीं तो ये नहीं। लेकिन ओवरऑल वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर, जो आपको जेडीयू के उम्मीदवार थे, उनकी ओर आपको वोट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, और वोट उनको मिला, जिस समाज का, वैश्य समाज का वोट मिला,
उनको मुस्लिम समाज का भी वोट मिला। हम्म। आप देखिएगा मुस्लिम समाज और तो और उनको निषाद समाज का भी वोट मिला है। निषाद समाज का भी वोट मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी वो जी। वोट मिला है ऐसे। यानी कि वहां पर निषादों ने मुकेश सैनी की एक नहीं सुनी। नहीं एक नहीं सुनी, मैंने कहने का मतलब कि निषाद समाज की का भी वोट देवेश चंद्र ठाकुर को मिला और देवेश चंद्र ठाकुर को वहां पर लोग विकास के नाम पर ही वोट दिए हैं, ये एकदम तय मान के चलिए, और ये वोट देवेश चंद्र ठाकुर को वहां मिला है। वोट मिला है। चलिए अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे रवि जी, और चौथी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है सारण की सीट, जहां पर हमने देखा कि बीते दिन गजब हंगामा हुआ और जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, उन्हें वाकई में सबको टेंशन में डाल दिया। क्या लगता है सारण का रण कौन जीत रहा देखिए सारण का रन इस बार बहुत कांटे की टक्कर वहां हुई है, है? कांटे की टक्कर हुई है। आप विधानसभा वाइज देखिएगा तो असेस कर पाइएगा, कई विधानसभा जो क्षेत्र में कहीं पर आपको राजीव प्रताप रूडी की एक विधानसभा में बढ़त है, तो एक विधानसभा में आपको रोहिणी आचार्य का बढ़त है। तो इस तरह से वहां पर समीकरण जब तक एक एक सीट को माइक्रो लेवल पर नहीं बैठ करके एनालिसिस करिएगा, कहना बहुत कठिन है, लेकिन वहां पर लड़ाई बहुत कांटे की है वहां पर। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, ग्राउंड से खबर क्या आ रही है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए पलड़ा भारी तो भी रूडी का दिखाई पड़ रहा है। रूडी का दिखाई हाँ पड़ रहा है। हाँ जी। रूडी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब उसमें किसी दूसरे वो जितना वोट से एक विधानसभा से वो पिछड़ेंगे, मान लीजिए पिछड़ते हैं या आगे बढ़ते हो तो उसको दूसरे विधानसभा से मेकअप कर देंगे रोहिणी। तो यही हम बात कर रहे हैं, नेक टू नेक वाली नेक टू नेक वाली बात वहां पर चल रही है। चलिए अब आखिरी सीट का जिक्र कर लेते हैं, और आखिरी सीट जिसकी जिक्र करेंगे हम वो है हाजीपुर की सीट। क्या लगता है, क्या आखिरी मोमेंट तक चिराग पासवान ने जो तमाम तरह का डैमेज दिखाई दे रहा था उसको कंट्रोल कर लिया? देखिए 2-3 बजे तक तो निश्चित रूप से चिराग को माने डैमेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जी, जी, जी। लेकिन उसके बाद इतना तेजी से कवर हुआ कि हम नहीं समझते हैं कि चिराग को भी यह अनुभव होगा कि अब जैसे एक कर्णपुरा करके इलाका है, वहां पर कर्णपुरा, हाँ कर्णपुरा ही करके इलाका है, तो वहां पर लाइव सिटीज की टीम वहां घूम रही थी, तो वो वहां से जो दास समाज का वोट जो है सो राम जो है सो माने रविदास कह लीजिए, तो रविदास समाज का वोट जो है सो जो एक तरफा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था शिवचंद्र राम के पक्ष में, वहां पर कुछ पासवान समाज का भी वोट है, तो वह सब वोट भी कुछ पड़ रहा था। तो वहां पर जो है सो फिर शाम को जो है सो 4 बजे के बाद वहां पर कुछ वोट वहां पर अदला बदली हुई है। तो वही माने जो इनफैक्ट उसके बाद से आपको उसके अलग इलाके में जो लालगंज का इलाका है, कुछ वहां पर भी जो है सो आपको चिराग पासवान को वोट में थोड़ा सा डेंट वहां लगता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन बाद में ओवरऑल जब यह सब पता चला, उसके 4 बजे के बाद से पूरी 3 बजे के बाद से पूरी कहानी बदल गई, पूरा माहौल बदल गया, और निश्चित रूप से जो है सो फिर उसके बाद चिराग पासवान एकदम विन विन के सिचुएशन में, विन विन की सिचुएशन में है। मतलब कि अब चिराग पासवान बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। हाँ टेंशन फ्री है, अब कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री है। एक आखिरी सवाल था कि जो एक बड़े मार्जिन की ओर बढ़ने की बात थी, वो बड़ा मार्जिन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी जी जी। अब आखिरी सवाल मेरा रवि जी आपसे है कि 24 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, क्या लगता है आपको 24 में से कितनी एनडीए और कितनी महागठबंधन? देखिए 24 में से अभी बहुत कुछ कह पाना क्लियर नहीं होगा, अभी थोड़ा सा हम लोग भी उस पर स्टडी कर लें, उसके बाद ही कुछ कहना सही होगा कि कितना 24 में से कितना, तब जा फिर भी अनुमान आपका कितनी गड़बड़ा सकती है? नहीं 24 में से एनडीए को माने निश्चित रूप से 24 में ऐसा नहीं है कि 24 में सारे सीट जो है सो माने महागठबंधन मिल रहा है या एनडीए को मिल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सीट को आप जब माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करिएगा तभी समरीन आप उसको एनालिसिस कर पाइएगा, और उचित वही होगा कि आप माइक्रो लेवल पर बैठ करके आप हर सीट की बात करिए, फिर आप उसको एनालिसिस करके जनता के बीच परोसिए, तो वो फिर बेहतर होगा और तभी सच्चाई भी आप बता पाइएगा। मतलब कि अभी आप कह रहे हैं कि अभी बताना मुनासिब नहीं होगा, जल्दबाजी? बिल्कुल जल्दबाजी होगी। तो चलिए, सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि अब सारण का माहौल क्या है, क्या कुछ हो गया था और क्यों बवाल मचा हुआ था। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।